हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम के बाहर खड़ा हुआ नकुल और रिया आश्रम के मैनेजर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। एक बार मुझे मेरे पिताजी से मिल लेने दीजिए। आप जाकर उनको फिर से खबर कर दीजिए कि आपका बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। वृद्धाश्रम का मैनेजर नकुल से कहता है, मैंने तुम्हारे पिताजी को खबर कर दी है, लेकिन वह तुम दोनों से नहीं मिलना चाहते हैं, तो क्यों बार बार आकर उनको परेशान कर रहे हो? कम से कम वृद्ध आश्रम में ही उनको सुकून से रहने दो। 4 दिन से बार बार तुम आ रहे हो और अपने पिताजी से मिलने की जिद कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? प्लीज आप एक बार फिर से जाकर के मेरे पिताजी को कहिए कि उनका बेटा उनसे माफी मांगने आया है। वह एक बार आकर मुझसे मिल तो ले, मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। वृद्ध आश्रम का मैनेजर वृद्ध आश्रम में काम करने वाले एक व्यक्ति को नकुल के पिताजी के पास भेजता है। राधे श्याम जी अपने कमरे में शांति से बैठे रामायण का पाठ कर रहे हैं। बुलाने वाले व्यक्ति दरवाजा खटखटा के अंदर आके कहता है कि आपका बहू बेटा आपसे मिलने आए हैं। वह रोज रोज आकर आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। एक बार आप उनसे मिल लीजिए। आज 4 दिन हो गए हैं उनको आते आते, पर इन 4 दिनों में आप एक बार भी उनसे नहीं मिले हैं। आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी है अपने बेटे से कि आप मिलने नहीं जा रहे हैं? राधे श्याम जी अपने पाठ को बीच में रोक कर कहते हैं, जा करके उससे कह दो कि मुझे किसी से नहीं मिलना है और मेरा कोई बेटा नहीं है। उसके बाद शांत मुद्रा में फिर से अपने पाठ में व्यस्त हो जाते हैं। बाहर नकुल और रिया खड़े खड़े अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। वह व्यक्ति दूर से ही हाथ हिला देता है कि तुम्हारे पिताजी ने आने से मना कर दिया है, तुम घर वापस जाओ और आने की जरूरत नहीं है। उदास होकर के नकुल और रिया वापस से अपनी कार में बैठते हैं। रास्ते में दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है रिया। अगर कुछ दिन तुम उनकी सेवा कर लेती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घर में पूरी तरह से आजादी चाहिए थी। लो मिल गई आजादी, आ गए हम रोड पर। नकुल, तुम मुझसे इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अगर मुझे आजादी चाहिए थी तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए थी? तुमने भी तो मेरी इस आजादी में साथ दिया है। मेरा कुछ अकेले थोड़ी ना इतना सब कुछ कर लिया है। और आज जब तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ यह सब कर दिया है कि हम रोड पर आ गए हैं, तब तुम इसका सारा ठीकरा मेरे सर पर फोड़ रहे हो। कार में लड़ाई झगड़ा करते करते दोनों का ध्यान इतना ज्यादा भटक गया कि नकुल की कार दूसरी कार से टकराते टकराते बची। सामने वाली कार तो बच के निकल गई, लेकिन नकुल की कार सामने खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें नकुल और रिया दोनों ही घायल हो गए। हालांकि उन दोनों को मामूली चोट ही आई थी। नकुल खुद ही कार को ड्राइव करके डॉक्टर के पास गया, रिया की और खुद की पट्टियां करवाई और दवाई लेकर के घर आ गया। नकुल का 2 कमरों का घर है, वह भी किराए से। ऐसा नहीं है कि नकुल हमेशा से किराए के घर में रहता था, बल्कि नकुल का घर या कहें कोठी तो लखनऊ के एक पोश सेक्टर में था। एक बड़ी कोठी थी जिसमें वह पूरे शान और शौकत के साथ रहा करता था। मेन मार्केट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी शॉप है, जिस पर पहले तो उसके पिताजी राधे श्याम जी बैठते थे, लेकिन बाद में अपने पिताजी के साथ नकुल भी बैठने लगा। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि नकुल को अपने पिताजी की 500 गज की कोठी को छोड़ करके किराए के 2 कमरों में गुजारा करना पड़ रहा है। दरअसल बात 4 महीने पुरानी है। 4 महीने पहले तक तो नकुल और रिया 500 गज की कोठी में ही रह रहे थे और आराम से अपनी शॉप पर बैठ करके खूब पैसे कमा रहे थे। उनकी जिंदगी में सब सुख सुविधा थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पैसों की कोई कमी न होने की वजह से हर दूसरे दिन बाहर से खाना आता, पार्टियां होती थी। हर हफ्ते दोनों पति पत्नी मूवी देखने जाते थे, खूब सारे पैसे खर्च करते थे। लेकिन अब उन दोनों को इस तंगी से गुजरना पड़ रहा है।
जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 4 महीने पहले उन्हें एक नोटिस मिला था, जो कि उनके ही परिवार का वकील लेकर के आया था। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि मैं राधेश्याम अपने बेटे को अपने घर, दुकान और जितनी भी प्रॉपर्टी है सबसे बेदखल करता हूँ। इसके लिए मैंने सारे कानूनी कागजात तैयार करवा लिए हैं। उसके बाद नकुल के पास 1 हफ्ते का टाइम है मेरे घर और दुकान को खाली करने का। सरकारी कागज को पढ़ते ही नकुल और रिया तो हक्के बक्के से खड़े रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि वह बीमार बूढ़ा पिता, जिसे मरा हुआ समझ करके वह दोनों अस्पताल में छोड़कर आए थे, जिसकी उन दोनों को पूरी उम्मीद थी कि अस्पताल में इस महामारी से बुढ़ा नहीं बच पाएगा और वह मर जाएगा, वह आज जिंदा भी है। उन्हें घर और जमीन से बेदखल करने की बात कर रहा है। नकुल और रिया ने तो कभी अपने बूढ़े पिता को इतना सीरियस लिया ही नहीं था। उन्हें तो लग रहा था कि बुढ़े को इतनी गंभीर बीमारी हो गई है, कुछ दिनों में अपने आप ऊपर चला जाएगा, सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कागजात और वकील दोनों ही हकीकत थे। इसीलिए नकुल घबरा जाता है और कहता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? वकील कहता है, तुम्हारे पिताजी ने यह बताने से मना किया है और मैं उनका पारिवारिक वकील हूँ। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। जब तक कि वह नहीं कहेंगे, मैं नहीं बता सकता। वैसे भी तुम तो उन्हें अस्पताल में मरने के लिए छोड़ आए थे, तो तुम्हें क्या करना कि वह कहाँ है? नकुल हफ्ते भर तक अपने पिता को ढूंढता रहता है, लेकिन उसके पिता उसे कहीं भी नहीं मिलते हैं। शहर के सारे अस्पतालों को छान लेता है। जिस अस्पताल में वह अपने पिता को मरा हुआ जानकर छोड़कर आया था, उसमें भी वह अच्छी तरह से छानबीन कर लेता है, लेकिन अपने पिता की उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। आखिरकार सरकारी कागजों के हिसाब से उसे हफ्ते भर में घर को खाली करना पड़ता है। वह अपने पिता की 500 गज की कोठी को खाली करके 1-2 कमरों के घर में रहने लगता है। हकीकत में उसे दुकान पर बैठने से भी मना कर दिया गया था। अब उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं बचा था। जो पैसे थे वह 2-3 महीनों में खर्च हो गए। अब उसे अगले महीने खर्च के लिए लाले पड़ने लगे। एक दिन बाजार में उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। वह अपने पिता के पास भागकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक कार में बैठ करके निकल जाते हैं। पीछे पीछे से नकुल भी अपने पिताजी का पीछा करता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पिताजी रहते हैं। उस घर के बाहर का बोर्ड पड़ता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उस बोर्ड पर वृद्ध आश्रम लिखा हुआ है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिताजी इसी वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, और जब से उसे पता चला है कि उसके पिताजी इस वृद्ध आश्रम में रहते हैं, तब से वह अपने पिताजी से मिलने की जिद कर रहा है। 4 दिन से लगातार वह वृद्ध आश्रम आकर के मैनेजर से कहता है कि उसे एक बार अपने पिताजी से मिलवा दो, लेकिन राधे श्याम जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह नकुल से नहीं मिलना चाहते हैं, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। अगले दिन फिर से नकुल और रिया दीनहीन हालत में हाथों पर पट्टियां बांधे वृद्ध आश्रम के प्रांगण में खड़े हैं और मैनेजर से विनती कर रहे हैं कि उन्हें उनके पिता से मिलवा दो। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। इस बार मैनेजर को लगता है कि सच में राधे श्याम जी को एक बार अपने बेटे से मिलना चाहिए। उसके बेटे ने कितनी बार कहा है कि वह उनको घर ले जाने के लिए आया है। अरे, सभी इतनी किस्मत वाले नहीं होते हैं कि उनके बेटे अपने पिता को घर ले जाने के लिए आए। यही सोचकर मैनेजर राधे श्याम जी के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, एक बार आप मेरे कहने से अपने बेटे से मिल लीजिए। देखो कितने दिनों से वह आपको अपने घर ले जाने के लिए आ रहा है, और आप हैं कि घर जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वह तो आपसे माफी भी मांग रहा है। राधे श्याम जी, मेरा इतने सालों का तजुर्बा है। वृद्ध आश्रम में अगर कोई रहता है तो वह उधर कितना भी खुश क्यों ना रहे, लेकिन घर की याद तो सभी को सताती ही है। बच्चे कितने भी नालायक क्यों ना हो, फिर भी उन्हें बच्चों की याद आती ही है। और फिर
जब आपका बच्चा सच्चे दिल से आपसे माफी मांग कर आपको ले जाने के लिए आया है, तो आप एक बार चल के मिल क्यों नहीं लेते हैं? राधे श्याम जी मन ही मन में सोचते हैं कि मैनेजर साहब को कुछ पता ही नहीं है कि मेरा बेटा मुझे अपने घर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे घर में दोबारा से आने के लिए इतनी विनतियां कर रहा है। अरे, वह अपने घर में मुझे क्या ले जाएगा? मुझे तो उसने मेरे ही घर से निकाल दिया था। आज जब मैंने उसे सबक सिखाया, तो माफी मांगकर दोबारा से घर में आना चाहता है। फिर मैनेजर साहब के कहने पर राधे श्याम जी अपने कमरे से निकल करके वृद्ध आश्रम के प्रांगण में आते हैं। सामने नकुल को देखते हैं, हाथ पर पट्टियां बंधी हैं। कल एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई थी। आते ही नकुल से कहते हैं, क्या हुआ बरखुरदार, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? उस दिन तुम कहाँ थे जब मुझे महामारी की अवस्था में अस्पताल में अकेला छोड़ करके भाग गए थे? पिताजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको घर ले जाने के लिए आया हूँ। एक बार अपने बेटे के घर तो चलिए। कौन सा बेटा, कौन सा घर? वही बेटा जिसने मुझे घर से बाहर निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे, जब मैं बीमार नहीं था, तब भी तुम दोनों मुझे घर से निकालने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। मैंने सब कुछ सुन लिया था। अपने पिताजी के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर दोनों सकपका जाते हैं। राधे श्याम जी आगे कहते हैं, तुम लोग मुझे घर से निकाल कर कहीं भेजते, ज्यादा से ज्यादा वृद्ध आश्रम भेजते। उससे पहले ही मुझे कोरोना हो गया। तुम दोनों को एक बहाना मिल गया मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंकने का, या फिर यह कहें सीधा मौत के मुंह में धकेलने का। तुम दोनों मुंह पर दो दो मास्क लगाकर मुझे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल में मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। और तुम दोनों तो आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि बुड्ढे को कोरोना हुआ है। पहले से ही इसको खांसी होती थी। इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अच्छा है, यह कोरोना में सरक जाएगा तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे। अभी तक बुड्ढा तुम्हारे साथ दुकान में बैठता था तो सारे पैसों का हिसाब किताब वही देखता था। राधे श्याम जी की बातें सुनकर के मैनेजर साहब भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, राधे श्याम जी, मैं तो समझ रहा था कि आपका बेटा घर ले जाने के लिए बार बार आ रहा है, और मुझे नहीं पता था कि इसने आपको अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया है। और यह तो सच में सोच भी रहा था कि आप मर गए होंगे। मैनेजर साहब अचंभित होते हुए राधे श्याम जी से पूछते हैं, लेकिन राधे श्याम जी, अब ऐसा क्या हो गया है कि आपके जिंदा होते हुए भी आपका बेटा आपको ले जाने के लिए तैयार हो गया है, जबकि पहले तो आपके जीते जी ही आपको मारने की कोशिश कर रहा था। अब आपको ढूंढ ढूंढ कर घर ले जाने की कोशिश कर रहा है। राधे श्याम जी सारी बातों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मैनेजर साहब, अस्पताल में मुझे मौत के मुंह में धकेलने के बाद दोनों खुशी खुशी घर चले गए थे। दोनों ने पलटकर मेरी तरफ देखा तक नहीं था, ना ही एक फोन किया था कि तुम कैसे हो, जिंदा हो या मर गए हो, क्योंकि इन दोनों को मेरे जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इन्हें तो बस मेरी प्रॉपर्टी से मतलब था। लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। कोरोना महामारी के बीच में बहुत संभाल संभाल कर रह रहा था। बहू बेटे ने तो एहतियात के तौर पर हर जगह आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन अगर बाहर का कोई काम होता था तो बेटा बहू मुझे ही भेजते थे। मेरा शोरूम पूरी तरह से बंद हो गया था। लॉकडाउन की वजह से तो मैं भी अब पूरा दिन घर पर ही बैठता था। आखिर अपना घर छोड़कर जाता भी तो कहाँ जाता, लेकिन घर पर बैठा हुआ बुढ़ा पिता बेटे बहू की आंखों में खटकता था, इसीलिए वह मुझे कहीं ना कहीं भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। मुझे थोड़ी बहुत भनक तो लगी थी, पर यह नहीं पता था कि कहाँ भेजने वाले हैं। एक दिन मुझे बेटे की जेब से दूर के शहर के वृद्धाश्रम का कार्ड मिला,
तब समझ में आया कि बेटा मुझे कहाँ भेजना चाहता है। वह तो भगवान का शुक्र है कि अस्पताल में आने के बाद मेरी शर्ट की जेब में मेरा फोन और मेरा एटीएम कार्ड पड़ा हुआ था। एटीएम कार्ड में इतने पैसे थे कि उनको तो मैं अभी भी खर्च नहीं कर सकता। उसी से ही मैंने अपना अच्छी तरह से इलाज करवाया। मैनेजर कहता है, हाँ राधेश्याम जी, इसी अस्पताल में ही तो मैं आपसे मिला था। मैं भी अपने आश्रम की दो माताजी को उधर दिखाने के लिए लेकर आया था। तभी मेरी आपसे बातचीत हुई थी और आपने मुझे खुद ही वृद्ध आश्रम आने की इच्छा जताई थी और तभी से आप वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। लेकिन मैनेजर साहब को अभी तक यह अंदाजा नहीं है कि राधे श्याम जी करोड़ों रुपयों के मालिक हैं। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वह एक साधारण से परिवार से हैं। बेटे बहू बीमारी की हालत में उन्हें अस्पताल में छोड़ गए हैं। इसीलिए वह घर वापस नहीं जाना चाहते हैं, वृद्ध आश्रम आना चाहते हैं। ठीक होने के बाद मैं तुम्हारे साथ वृद्ध आश्रम आ गया और 3 महीनों में इसी वृद्ध आश्रम में रह रहा हूँ। लेकिन वृद्ध आश्रम में रहते हुए मैंने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। जिस घर को मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, जिस शोरूम को मैंने इतने अरमानों के साथ खड़ा किया था, आज उन सब से मेरे बेटे बहू ने मुझे अलग कर दिया। मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं अपना बनाया हुआ बिजनेस और घर अपने बहू बेटों को नहीं दूंगा, जिनको मेरी चिंता नहीं है। तो अब मैं भी उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने अपने पारिवारिक वकील को फोन करके एक दिन वृद्ध आश्रम के पास वाले पार्क में बुलाया था। वह तो मेरी यह हालत देख करके बहुत दुखी हो गया था। कह रहा था कि सबसे पहले तो आप अपने बेटे पर केस कर दीजिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी उससे वापस लेनी है। मुझे उस पर केस नहीं करना है। जब उसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, अभी मेरे पैसों पर ऐश कर रहा है, तो अपने आप ही उसको सजा मिल जाएगी और मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना। वकील से सारी बात करने के बाद मैंने कानूनी कागजात तैयार करवा कर बेटे बहू के पास भेज दिए थे और जब से उनके पास घर और दुकान को खाली करने के दुकान से बेदखल करने के कागज पहुंचे हैं, तब से यह दोनों मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार मुझे ढूंढ भी लिया और इस प्रॉपर्टी पर दोबारा से माफी मांगकर वो हक जताने की कोशिश करने आए हैं। लेकिन मैं अब इनको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा। वह मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी है, मेरी खून पसीने की मेहनत है। राधे श्याम जी की बातें सुनकर मैनेजर साहब और वृद्ध आश्रम के प्रांगण में बैठे हुए सभी लोग चौंक जाते हैं कि राधे श्याम जी इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन उन्होंने वृद्ध आश्रम में कभी महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास इतने सारे पैसे हैं, करोड़ों के मालिक हैं, 4 करोड़ की कोठी है, 10 करोड़ का शोरूम है। कितने साधारण तरीके से वह वृद्ध आश्रम में रहते हैं। नकुल को अपने पिता की यह सारी बातें सुनकर के बहुत गुस्सा आ जाता है। अब तक तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिता से माफी मांग लेगा तो सीधे साधे पिता फिर से वापस घर आ जाएंगे। लेकिन पिता का बदला हुआ रूप देखकर उसे समझ में आ जाता है कि वह वापस नहीं आएंगे। तो फिर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है और कहता है, ठीक है, आपको जो करना है कर लो, पर मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। किसको देंगे आप अपनी प्रॉपर्टी? क्या करेंगे बुढ़ापे पर? आप इतनी प्रॉपर्टी का उस शोरूम पर तो एक ना एक दिन मैं ही बैठूंगा, क्योंकि तुम तो वह बूढ़े हो गए हो, तो तुम्हारे बस का तो रहा नहीं है बिजनेस करना। तो उस बिजनेस को संभालने के लिए मुझे तो आगे आना ही होगा। बेटा,
तुम शोरूम की चिंता मत करो, मैंने उसके लिए भी सोच रखा है कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने मित्र से बात कर ली है, मैं अपने उस शोरूम को बेच रहा हूँ। क्या पिताजी, आप उस शोरूम को बेच रहे हैं? क्या करेंगे इतने सारे पैसों का? कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इन पैसों को? इन पैसों की चिंता तुम मत करो, तुम्हारे जैसे नालायक दुनिया में और भी बहुत हैं जो अभी कोरोना महामारी में अपने माता पिता को नहीं रख सकते हैं या किसी भी वजह से उन्हें घर से निकाल दें, तो उनके लिए मैं इसी वृद्ध आश्रम में और कमरे बनवाऊंगा, इसी को और बड़ा करवाऊंगा और अपने सारे पैसे सही जगह पर लगाऊंगा। इधर मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखते हैं, सबके साथ हंसी मजाक भी होता है, योगा भी होता है, बातें भी होती हैं और मुझे पैसों की कोई कमी है नहीं। तो अपने हिसाब से मैं आना जाना भी करता हूँ, जहाँ जाना होता है जाता हूँ, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें अपने घर में और बिजनेस में कुछ नहीं देने वाला हूँ, तो चुपचाप से वृद्धाश्रम से निकल जाओ और दोबारा से मुझे अपना मुंह मत दिखाना। जब तक जीऊंगा पूरे स्वाभिमान के साथ जीऊंगा, तुम दोनों पर मैं किसी तरह से आश्रित नहीं हूँ। बहू बेटे अपने पिता का ऐसा रौद्र रूप देखकर डर जाते हैं और वापस से अपने 2 कमरों के किराए के घर में चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब बेटे बहू का लालच हद से बढ़ जाता है, तो वह घर में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। तो बूढ़े बुजुर्गों को अपनी प्रॉपर्टी पर हक जरूर जताना चाहिए। जरूरत पड़े तो अपने बुढ़ापे के लिए अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे पर ज्यादातर बुजुर्गों से काम नहीं बनता है। या तो वह अपने लिए पैसा जोड़ कर रखे, अगर पैसा जोड़ कर नहीं रख पाते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखे, जो बुढ़ापे पर उनके लिए रामबाण की तरह साबित होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।